हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार हिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉपिक फर्स्ट क्लास 9th स्टैंडर्ड का लेकर के आया हूं और मुझे विश्वास है कि यह बच्चों के साथ साथ हमारे उन दोस्तों के लिए भी बहुत आवश्यक होगा जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे या प्रधान शिक्षक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं भौगोलिक खोज चैप्टर की ओर। ये 9th क्लास का लेसन फर्स्ट है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है दोस्तों, जिसकी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। भौगोलिक खोज के अंतर्गत सन 1436 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच गया और उसने अफ्रीका की खोज की। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की दोस्तों, और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री यात्रा के द्वारा, तथा इस बात की पुष्टि भी की थी कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय सैटेलाइट का आविष्कार नहीं हुआ था और एरोप्लेन की सुविधा नहीं थी, वायुयान की व्यवस्था नहीं थी। तब की बात है, तब का इतिहास है, जब लोग अमेरिका को नहीं जानते थे भारत के लोग, और अमेरिका के लोग भारत को नहीं जानते थे। जब भारत के लोग जापान को नहीं जानते थे, जापान के लोग भारत को नहीं जानते थे। भारत के लोग अन्य दुनिया के किसी भी देशों से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी उस समय में नहीं था और वायरलेस की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो इस प्रकार से देश एक दूसरे दुनिया से अनभिज्ञ था। उस समय की बात है। व्यापार करने के मकसद से बड़े बड़े बिजनेसमैन समुद्री यात्रा पर निकले नाव के माध्यम से, बड़े बड़े जहाज़ के माध्यम से, और उसी क्रम में उन्होंने एक नई दुनिया, नए देशों में प्रवेश किया, जिसे ही हम भौगोलिक खोज कहते हैं। और उन देशों, बच्चों से जब पूछा जाता है कि भौगोलिक खोज किन किन देशों का हुआ, तो वो नहीं समझा पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 15वीं शताब्दी में इन भौगोलिक खोजों में अधिक गति आई थी और इसका प्रभाव भी बिजनेस पर ज़्यादा व्यापक पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण से उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ था और नए नए देश का खोज हुआ, जैसे वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफॉलैंड का पता भी व्यापारिक मार्ग के द्वारा ही व्यापारियों ने किया था दोस्तों। तो अब इतने नोट्स के बाद आपको मैं अंडरलाइन भी थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। देखिए, विश्व इतिहास में समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रारंभिक काल में व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। इसलिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से कालांतर में व्यापक स्तर पर भौगोलिक खोजें हुई दोस्तों। भौगोलिक खोजों के लिए दिशासूचक यंत्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि उस समय जब रात होती थी तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है। दिशा का ज्ञान नाविकों को रात में नहीं हो पाता था। यही दिशासूचक यंत्र है जिसकी सहायता से आप उत्तर की ओर जा रहे हैं या पूरब की ओर या पश्चिम की ओर आप जान पाएंगे। अतः यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीख लिया था। नौ निर्माण कला में भी पारंगत परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति का विकास हुआ था, और जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे थे। स्वाभाविक सी बात है, समुद्री यात्रा उन्होंने किया है तो जहाज के दौरान ही किया है, और जहाज निर्माण की कला उन्होंने सीख लिया था। फलस्वरूप 1436 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच गया। दोस्तों, मैं ये उत्तमासा अंतरीप आपको बताऊंगा। अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज ने 1436 ईस्वी में जो पुर्तगाली व्यापारी था अफ्रीका की खोज की दोस्तों, ऐसे समझिए। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की।
इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज इन्होंने ही किया। उनको लगा था 1492 ईस्वी में जब ये खोजने के लिए निकला 12 अक्टूबर 1492 को, तो यह भारत समझकर इस स्थान का नाम इंडीज भी रखा और यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन भी कहा। लेकिन यह बाय फॉल्ट रेड इंडियन वाले लोग नहीं थे, ये भारतीय लोग नहीं थे, और ये इंडीज बाद में इनको इंडीज नाम रखा गया चूँकि भारत देश वो था नहीं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट तक पहुंच गया। परिणाम में वास्को डी गामा द्वारा खोजे हुए अमेरिका अर्थात नई दुनिया को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा गया, भारतीय महाद्वीप का हिस्सा समझ लिया गया। और बाद में स्पेन के नागरिक और नाविक अमीरेगु वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। दोस्तों, अमीरेगु वेस्पुची, इसको नाम याद रखेंगे दोस्तों, स्पेन के नागरिक और नाविक, तथा उसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा। ठीक है, कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा गया था अमेरिका को, और इसी के नाम से अमेरिका का नाम भी पड़ा। हाँ, तो 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया तथा इस बात की पुष्टि भी उन्होंने की कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उस समय सैटेलाइट का आविष्कार नहीं था, सैटेलाइट पिक्चर नहीं खींच सकता था धरती का, उस समय की बात है। और इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना से पहली बार संसार के सभी लोग एक दूसरे से परिचित हुए और करीब आए। भौगोलिक खोजों के परिणाम बहुत हुए। इन परिणामों की चर्चा आप एक एक बिंदु करके देखेंगे। दोस्तों, नए देशों, पहला टॉपिक देखिए, नए देशों की खोज एवं व्यापारी संपर्क ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया तथा व्यापार में हुंडी, ऋण पत्र आदि का विकास होने लगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो ये इस तरह का जो यूरोपीय देश ने खोज किया उपनिवेश का, नए नए देशों का, तो अपना उपनिवेश भी स्थापित करने लगा। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों पर आधिपत्य को लेकर यूरोपीय देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रही। अतः व्यापार के माध्यम में भी परिवर्तन हुआ। अब व्यक्तियों की जगह संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। कहता है कंपटीशन का दौर चला। भौगोलिक खोज के उपरांत उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा चलने लगी कि मैं वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करूँ, वहाँ मैं बिजनेस करूँ, वहाँ मैं बिजनेस करूँ। और इस तरह से बिजनेस करते करते वहाँ के लोगों को भी प्रभावित किया, वहाँ की शासन व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इस प्रकार से आप देखते चलेंगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट, वैश्विक स्तर पर व्यापार के विकास के साथ साथ आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों का ध्यान सोने ने अपनी ओर आकृष्ट किया। यूरोपीय देशों का ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने तथा चांदी की लूटपाट तथा संग्रह शुरू हो गया, चूँकि कीमती रहा है हर समय में। तो इस प्रकार से आप चौथा पॉइंट देखिए, भौगोलिक खोजों के दौरान तथा बाद में अपने उपनिवेशों में यूरोपीय देशों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू किया। यानी कि अब उपनिवेश देशों में क्या क्या यूरोपीय देशों ने अपनी सभ्यता का भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और दोस्तों साहित्य का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इससे ईसाई धर्म एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से शुरू हो गया। कहा जाता है कि जब ईसाई धर्म का सभ्यता का प्रचार प्रसार शुरू हो गया दोस्तों, तो इसी फलस्वरूप भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया और दास व्यवस्था बढ़ गई, जिसका मूल जगह लिस्बन को माना जाता है। भौगोलिक
खोजों, 6 पॉइंट देखिए दोस्तों, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान से जुड़ी हुई कई भ्रांतियों को दूर किया, कई अंधविश्वास को दूर किया। इससे नए नए आविष्कारों का जन्म हुआ दोस्तों। समुद्री यात्राओं ने भौगोलिक खोजों से जुड़े उपकरणों जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि का विकास हुआ और इसी प्रकार धीरे धीरे भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार की नवीन फसलों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे देश में। इस प्रकार भौगोलिक खोजों से विश्व की एक नई रूपरेखा सामने आई, विचारों में परिवर्तन आया, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा, पूंजीवाद, वाणिज्य साम्राज्यवाद का विकास हो गया दोस्तों। और जैसे ही अंधविश्वास टूटने लगा और तर्कवाद का जन्म हुआ तो इसी को कहते हैं कि अंधकार युग का अंत हुआ दोस्तों, भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप। तो इस प्रकार से हमने 7 टॉपिक को देखा दोस्तों। अब कुछ प्रश्न उत्तर है ऑब्जेक्टिव, उसको देखते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे जो हमारे प्रश्न कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वास्को डी गामा आपका कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का यात्री था दोस्तों। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरब वासियों से सीखा, अरबों से। उत्तम आशा अंतरिक्ष, ये दोस्तों अफ्रीका ये खोज तो किया था आपका डियाज बार्थोलोमियो और अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका की खोज की गई थी। उत्तर ख हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ दोस्तों, इसी का फलस्वरूप जो है आपका 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और पुनर्जागरण परिणाम हुआ था। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो दोस्तों मैगलन जो है यह विश्व का चक्कर लगाया था। मैगलन साहब ही पूरे समुद्री यात्रा से विश्व का चक्कर लगाया और विश्व के चक्कर लगाने के बाद ही दोस्तों आपका जो है उन्होंने यह तर्क दिया, लॉजिक दिया। कोई पंचांग की बात नहीं है, किसी ज्योतिष की बात नहीं है। उन्होंने लॉजिक से यह सिद्ध किया, अपने तर्क विद्या से, अपने तर्क शक्ति से, अपने प्रैक्टिकल विद्या से कि पूरे समुद्र का पानी एक दूसरे से समुद्र जुड़ा हुआ है, कहीं भी बीच में मिट्टी नहीं है, कोई स्थल नहीं है, यानी कि समुद्र किसी स्थल पर वो लेकर के नहीं जा पाए। कहने का मतलब है समुद्र यात्रा से ही पूरे समुद्री को, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अरब सागर हो, सभी बंगाल की खाड़ी हो, सभी जगह उन्होंने घूम लिया और फिर एक ही जगह आकर के पहुंच गए। इससे पता चला कि वो पृथ्वी माने सराउंडिंग है, इस तरह से उन्होंने भी ऐसा कहा। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा से देखिए दोस्तों, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। यूरोप में मध्यकाल मुख्यतः सामंती प्रवृत्तियों का काल था, सामंती। और इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य का विकास था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वासों से परिपूर्ण था। उसी समय कहा जाता था कि पृथ्वी चपटी है। सामुद्रिक ज्ञान भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को यह विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है तथा समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से मिलकर आप अनंत में विलीन होने का भय था, वो गिर जाएंगे। ऐसा बचपन में हम लोग सोचते थे और इस तरह से जैसा बचपन में हम लोग सोचते थे, इसी तरह का बचपन का विचार बड़े बड़े लोगों में उस समय में था जब अंधकार युग का समय था दोस्तों यूरोप में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा? तो वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। पहले किसी प्रकार का दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं होने के कारण समुद्र में दिशा भटक जाने का भय रहता था, किंतु यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नौ निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा तैयार किया, पद्धति का विकास किया और जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाने जाने लगे। दूरबीन के आविष्कार हो जाने से सामुद्रिक अभियानों में बड़ी सहायता मिलने लगी।
इन सभी छोटे बड़े आविष्कारों ने भौगोलिक खोजों को बड़ा आसान बना दिया दोस्तों। तो इस प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों ने व्यापार थर्ड क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो दोस्तों भौगोलिक खोज से तो आप देख लिए कि नई नई दुनिया का विकास हुआ, खोज हुआ, और ये अमेरिका था, वेस्ट इंडीज थी, जापान था, अफ्रीका था, भारत था, इस तरह से न्यूजीलैंड था, न्यूफाउंडलैंड था, इस तरह का देश का खोज किया गया। और इसी खोज के कारण से प्रभावित होकर के यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए दोस्तों, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यूरोपीय व्यापार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तथा उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ दोस्तों, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित सोने तथा बहुमूल्य धातुओं ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोज ने हमारी इस यूरोपीय कंट्री को और विश्व को प्रभावित किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियां तोड़ी, किस प्रकार मिथक को तोड़ा, अंधविश्वास को तोड़ा। तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के बारे में व्याप्त भ्रांतियां को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रभावित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। पृथ्वी के बारे में मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है तथा समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का डर था। समुद्रिक यात्रियों को, उस समय के लोगों का विश्वास था ऐसा। हाँ, चर्च द्वारा प्रभावित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी तभी, क्योंकि चर्च, इस सब से इतिहास पढ़ने से दोस्तों पता चलता है कि आप किसी धर्म का गुलाम नहीं हो। आप उस धर्म का पालन करें जिस धर्म में आपको तर्क शक्ति का विशेष पुट दिखाई देता हो, समावेश दिखाई देता हो, और आप अध्ययन करने के बाद आप किसी भी लॉजिक पर पहुंचते हैं, सत्य क्या है और झूठ क्या है। सच्चाई सामने एक ना एक दिन जरूर आती है, ठीक है। आप कुछ दिनों तक सच्चाई को छुपा कर रख सकते हैं, सच्चाई को बदनाम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी पृथ्वी चपटी है ऐसा कहते थे। और जब हमारे देश के आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल है नारंगी के समान ऐसा कहा था, तो उनको पाटलिपुत्रा में लोगों ने पत्थरों से मारा था दोस्तों। ये हमारा देश के बड़े बड़े फिलॉसफर, दार्शनिक, वैज्ञानिकों का ये इस तरह का अपमान किया गया था। तो आम आदमी का अपमान तो निश्चित तौर पर बुरे लोग करते ही हैं। चलिए खैर, इतिहास में हम चलते हैं फिर से। समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का डर था, जबकि 1519 ईस्वी में मैगलेन साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया था कि दोस्तों पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी चपटी नहीं है। और पृथ्वी चपटी नहीं है तो बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी गोल है, या पृथ्वी कुछ इस तरह का है कि वो पृथ्वी कितना भी हम भ्रमण करें पृथ्वी पर तो कहीं हम अनंत में नहीं विलीन हो जाएंगे, यानी पृथ्वी सीमित है, अनंत नहीं है। और इसने साबित किया। और बाद के खोजकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने यह साबित किया। हमारे आर्यभट्ट साहब ने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी नारंगी के समान गोल है दोस्तों। और बाद में सैटेलाइट ने जब पिक्चर लिया अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष स्टेशनों से, नासा के साइंटिस्ट हो चाहे अमेरिका का साइंटिस्ट हो, जिसने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष स्टेशनों के माध्यम से पिक्चर लिया धरती का, तो धरती बिल्कुल गोल नारंगी के समान ही नजर आई। ये सब तर्क विद्या है दोस्तों, अंधविश्वास। इन सब कारणों से अंधविश्वास का भ्रम दूर होता है दोस्तों, भ्रांतियाँ दूर होती है। और इस प्रकार से भौगोलिक खोजों ने हमारे विश्व में यूरोपीय कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, सभी के लोगों के मध्य भ्रांतियाँ को तोड़ा।
या भ्रांतियां दूरी कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय यानी कि एक लाइन में उसका होगा या एक वर्ड में उसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। भारत आने में किस व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल मजीद ने। दोस्तों अब्दुल मजीद ने भारत आने में ये व्यापारी ने वास्को डी गामा की खोज की थी। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो न्यू फाउंडलैंड का जो पता है ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही लगाया था दोस्तों। देखिए ये अमेरिका की भी खोज किया और बहुत सारे वेस्ट इंडीज का भी खोज किया दोस्तों, और न्यू फाउंडलैंड का भी खोज किया। यूरोपियन द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों कौड़ावल है, इसका नाम याद रखेंगे, कौड़ावल। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों उत्तमासा अंतरीप है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा इतिहास भी साक्षी है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में ही युद्ध ईसाई और मुसलमानों के बीच हुआ था, और इसका खास कारण था कि जेरूसलम पर अधिकार के लिए ईसाई और मुसलमान दोनों भाई आपस में लड़ गए थे अधिकार जमाने के लिए। और 1453 ईस्वी में एक प्रश्न है दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार जमाया? तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार जम गया था दोस्तों, इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था कुस्तुनतुनिया पर। और पुर्तगाल एवं स्पेन, चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नीचे दिए गए कथनों में जो सही है उनके सामने सही का यानी एक का, और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज के लोगों को ऐसा कहा जाता है। उत्तमासा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया, ये सही है दोस्तों। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा अभी तुरंत कि उत्तमासा अंतरीप कहाँ है और कैसे भारत पहुंचा गया है। मैं आपको तुरंत एक मैप दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये मैप है, ये आपका ये दक्षिणतम बिंदु रेड पेन से लिखा हूं, देखिए उसको, उत्तमासा अंतरीप है यहाँ पे, और ये अफ्रीका है, और यही डियाज साहब 1488 ईस्वी में इसका इस तरह से इधर से गया था, देख रहे हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में गया, इधर से होते हुए यूरोप कंट्री से होते हुए पुर्तगाली आए थे, ऐसे ऐसे देखते हैं ये महासागर के माध्यम से होते हुए उत्तमासा अंतरीप का पॉइंट छूते हुए ऐसे वास्को डी गामा भारत के पास यहाँ आया दोस्तों। देखिए यहाँ पर भारत है 1498 ईस्वी में, और भारत के नीचे में श्रीलंका है, इधर कालीकट लिखा हुआ है, फारस की खाड़ी लिखी हुई है, इसी जगह पर आकर के हुआ था। और मैगलन की मृत्यु के बाद डेल कानून भी इस तरह का यात्रा किया था दोस्तों, पूरे घूम घाम करके पूरे समुद्री यात्रा से। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे उत्तमासा अंतरीप की खोज के बाद भारत तक पहुंचने का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो गया था, आसान हो गया। प्रशस्त मतलब आसान होता है दोस्तों। तो आप देख लिए कि ये क्रॉस लगा देते हैं, फिलहाल ये सही कर देते हैं। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी गलत है दोस्तों। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये भी गलत है, वास्को डी गामा ने खोज किया। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, ये दोस्तों सही है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी दोस्तों सही है। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ये भी दोस्तों सही है। इस प्रकार से ट्रू फॉल्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है और इसने किस प्रकार की दूरियां घटाई? दोस्तों ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को हम जानते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समावेश हो जाता है, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जान लेते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन को भी बताने का यत्न किया है, प्रयत्न किया है। विश्व दोस्तों एक खास बात मैं बता दूं, उन बच्चों को धन्यवाद करता हूं, वो राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं, फुलवरिया गांव के, जो गौड़ अंधरा पंचायत में पढ़ते हैं।
कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप YouTube पर वीडियो बनाते रहिए, आपकी वीडियो अच्छी है, आपका वीडियो से हम लोग अध्ययन करते हैं, अच्छा वीडियो है सर। तो मैं कोशिश किया कि चलो ठीक है, मैं जिस तरह से भी हो अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाऊं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा पा रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसा एपरेटस नहीं है, वैसा सिस्टम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रयास करूं। ठीक है दोस्त बच्चों, आपको धन्यवाद करते हुए फिर मैं इस क्वेश्चन की ओर चलता हूं। विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही, आप पॉज करके नोट भी कर लेंगे दोस्तों, और मैं ये बता भी रहा हूं, विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य आपसी संपर्क का कारण रहा। यह एक निश्चित मार्ग के द्वारा होता था, लेकिन विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन व्याप्त था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, कटा हुआ था। भौगोलिक खोज उस समय नहीं हुई थी दोस्तों। अतः व्यापार को विस्तार रूप करने के लिए विश्व के अन्य देशों से संपर्क करना आवश्यक था। अतः इन देशों से संपर्क करने के रास्ते तलाशने को भौगोलिक खोजें कहते हैं दोस्तों। भौगोलिक खोज क्या है ये हमारे बच्चे भी नहीं बता पाते हैं, तो बच्चों भौगोलिक खोज क्या है इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासागरीय तक पहुंच गए। यानी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की खोज की दोस्तों। और 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कर दी गई। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट समय बीता तो 1498 ईस्वी में मात्र 6 साल के बाद जो साहसी नाविक वास्को डी गामा भी उत्तर महासागरीय होते हुए हर व्यक्ति ने अपना साहस बढ़ाते गया। हाँ, एक आदमी में उतनी साहस नहीं हो पाया जो पूरी दुनिया को खोज कर ले, तो एक आदमी ने अमेरिका तक खोज किया, हाँ एक आदमी अफ्रीका का खोज किया, और जहाँ अमेरिका का खोज कर लिया तो वास्को डी गामा साहब ने थोड़ा और दम लगाया और ईंधन लेकर के समुद्री यात्रा पर तैयार हुए, और उत्तर महासागरीय जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम पॉइंट है अफ्रीका का, वहाँ पहुँच करके भारत के मालाबार तट तक पहुँच गया और उन्होंने भारत की खोज की। उनके नाम के हिस्से, खोज के हिस्से, भारत की खोज के हिस्से उन्हीं के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो 1498 ईस्वी में भारत की खोज की वास्को डी गामा साहब ने। दोस्तों आप जब पढ़ेंगे किताब तो इसका जरूर तस्वीर भी एक बार देख लीजिएगा। हमने तस्वीर नहीं दिया है वास्को डी गामा साहब का, कोलंबस का, लेकिन आप लोग जरूर खोज करके देखिएगा। चलिए 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया तथा इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा विश्व समुद्री रास्तों से, मार्गों से होकर हम उस नई नई दुनिया तक जा सकते हैं, और समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी समुद्र कटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर अलग है, अटलांटिक महासागर अलग है, दोनों के बीच में कोई ज़मीन है, कोई मिट्टी है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लैंड है, ऐसा नहीं है। सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि समुद्र यात्रा हम करेंगे तो जहाज़ को कहीं भी स्टॉपेज नहीं कर सकते हैं, पानी में रखे रखे हम जा सकते हैं। कहीं भी हम जहाज़ को उठा करके फिर लैंड पर लाएंगे और लैंड से फिर ज़मीन पानी में लाएंगे, ऐसा कोई संभावनाएं नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सारा संसार, सारा विश्व जो है समुद्र रास्तों के द्वारा जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करिए। क्या कारण था? तो ये तो नॉर्मल है, हमने बता ही दिया कि व्यापार था इसका, फिर भी आप देखिए इसका उत्तर को एक बार स्टडी कीजिए। विश्व के दोस्तों वीडियो बड़ा भी हो जाए तो आप इसको देखिए क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार वाणिज्य की परस्पर संपर्क का कारण रहा है, लेकिन विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां जनजीवन तो व्याप्त था, लेकिन शेष विश्व से इनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि। 13वीं शताब्दी तक भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियों को दक्षिण पूर्वी एशियाई साम्राज्यों की समृद्धि का एहसास भी करवा दिया था। मध्य युग में अरबों और उसके बाद तुर्कों ने विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। अब तक यूरोप और एशिया का व्यापार कुस्तुनतुनिया के माध्यम से होता था।
लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के आधिपत्य से तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। अतः इन सभी वजहों से भौगोलिक खोजों के द्वारा विश्व के अन्य क्षेत्रों से भी व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और यही भौगोलिक खोज का कारण भी बना। दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है, अंधकार युग किसे कहते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की? तो दोस्तों, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया भी था कि मध्य युग को अंधकार युग कहते हैं, जब भौगोलिक खोज नहीं हुई थी, जब कुस्तुनतुनिया के माध्यम से बिजनेस किया जाता था, व्यापार किया जाता था, और यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल रहा था, जमींदारों का था, सामंती व्यवस्थाओं का था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशीलता में थी और न ही धर्म का स्वरूप ही उदार और मानवीय था, यानी कि आप कठोर कह सकते हैं। पृथ्वी के बारे में ज्ञान भी अत्यंत कम था, अंधविश्वास से भरा हुआ था कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी के किनारे पर पहुंचेंगे किसी न किसी समय यात्रा के दौरान, तो हो सकता है कि हम गिर जाएंगे और पाताल लोक चले जाएंगे या अनंत में विलीन हो जाएंगे। इस तरह की सोच मानवीय मस्तिष्कों में भरा हुआ था और लोग इस तरह के विचार को देते थे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच उस तरह का हमारे इंसानों में उस समय तक नहीं आ पाई थी। हमारा मानव का जो मस्तिष्क था इतना विकसित नहीं हो पाया था। न्यूटन और आर्यभट्ट या आइंस्टीन का जमाना नहीं था। कहा जाता है कि लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय सताता था उस समय। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वह युग ही अंधकार का युग था, अत्यंत कपटपूर्ण और असाध्य थी। इसी कारण इस युग को, मध्य युग को अंधकार युग कह सकते हैं। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप यूरोप को विश्व के अन्य देशों के बारे में जानकारी हुई। दोस्तों, समुद्री यात्राओं के कारण विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए। वाणिज्य व्यापार के विकास के कारण लोग एक दूसरे के करीब आए और व्यापार बढ़ा। एक दूसरे देश के अनाज एक दूसरे देश में आया, आयात और निर्यात हुआ। इस प्रकार से एक दूसरे देश का वस्त्र भी एक दूसरे देश में आया। पश्चिमी सभ्यता का प्रादुर्भाव भारत में हुआ और पूर्वी सभ्यता का प्रभाव पश्चिम देश में गया। पश्चिम देश में धर्म के प्रति लोग ज़्यादा जुझारू हुए और पश्चिमी देश का वेशभूषा भारतीय देशों में, पूर्वी देशों में भी प्रवेश किया। इस प्रकार से विश्व का एक सकारात्मक विकास हुआ। अतः भौगोलिक खोजों ने अंधविश्वास से बाहर आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त 4। भौगोलिक खोज के परिणाम का वर्णन करें, यानी कि इस पर विश्व का क्या प्रभाव हुआ। तो बहुत सारी बात हमने बता ही दी है, फिर भी एक दो बात टॉपिक हम बता देते हैं दोस्तों। व्यापार का बहुत ही, भौगोलिक खोज का परिणाम बहुत ही सुनहरा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। विश्व पर व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव अच्छा हुआ, लेकिन बाद में इसका प्रभाव को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। अच्छा कहने के बाद भी कुछ न कुछ बाद में बुराइयां आ गई जो उपनिवेशवाद का जन्म किया, गुलामी व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन चलते हैं, इसको टॉपिक वाइज समझते हैं। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव से, खोजों से पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर तथा बाल्टिक सागर तक सीमित था, लेकिन खोजों के पश्चात इसका स्थान हिंद और प्रशांत महासागर ने ले लिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना और चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। अतः 80 वर्षों तक अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। समाज में सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। सामंतीवाद का मतलब हुआ जमींदार लोग, जो जिसके पास बहुत सारा संपत्ति था दोस्तों, वही राज करता था, वही शासन चलाता होगा और वही पूरी तरह से
बिजनेस पर उनका ही पकड़ होगा। लेकिन जब व्यापारी लोग बाहर आए, दूसरी दुनिया से जुड़े, नई दुनिया से जुड़े, तो नई नई दुनिया में जाकर के व्यापार करते थे, सस्ते दामों पर सामान खरीदते थे और अपने देश में जाकर महंगे दामों में सामान बेचते थे। इससे उनको करोड़ों रुपया, लाखों रुपया का उस समय में आमदनी होता था और इस प्रकार से व्यापारियों का वर्ग जन्म ले लिया। दूसरा पॉइंट, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास भौगोलिक खोजों के कारण ही हुआ दोस्तों। उपनिवेशों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीव्र स्पर्धा, कंपटीशन होने लगी। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। और व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार चलाना आरंभ कर दिया। कंपनी, बड़ा बड़ी कंपनी बना ली, व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार चलाना आरंभ कर दिया। भारत में आया तो भारत में ही रह गया। भारत में शासन व्यवस्था धीरे धीरे कंपनी चलाते क्या क्या शासन व्यवस्था शुरू कर दिया। आप छोटे से मार्केट में रहते हैं, अगर पटना में रहते हैं तो देखेंगे कि पटना में भागलपुर के लोग आकर के बिजनेस कर रहे हैं, पटना में दरभंगा से लोग जाकर के घर बना लिए बिजनेस कर रहे हैं। यानी व्यापारियों का उत्थान बहुत तीव्र गति से दोस्तों होता है। हम लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान दिए हैं क्योंकि इस तरह का पहले से माहौल बन चुका है। लेकिन व्यापारी दृष्टिकोण से और व्यापारियों के समृद्धि के दृष्टिकोण से ही व्यापारी ज़्यादा फले फूलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके घरों में ही 4 व्हीलर या बड़ी बड़ी फॉर्चून गाड़ियाँ होती है। कहने का मतलब है कि व्यापारी जो है बहुत ही डेवलप करता है। तो जहाँ भी उन्होंने गया वहाँ पर लैंड पहले परचेज किया, बिजनेस किया, लैंड परचेज किया, घर बनाया, वहाँ की व्यवस्था में वो शामिल हो गए और इस प्रकार से उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और व्यक्तियों के जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार चलाना आरंभ कर दिया। व्यापार चलाना आरंभ कर दिया। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। आगे चलकर अन्य द्वीपों पर भी उपनिवेशों एवं बस्तियां बसाई गई दोस्तों। उपनिवेशों एवं बस्तियां बसाई गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाणिज्य का विकास व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप पूंजीवाद का आरंभ हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में सोने ने यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। चांदी तो क्या ही था, अब सोने ने भी यूरोपीय देशों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट शुरू हुई एवं इसका भंडारण भी किए जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसका प्रभाव ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विस्तार। भौगोलिक खोजों के बाद, धर्म युद्ध की असफलता के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया। ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करने लगा था और मुसलमानों से इसको युद्ध होने लगा, लड़ाई हो गई, जिसके कारण से इसका धर्म धीमा पड़ गया और उसमें तेजी धीमा पड़ गया था, जिसमें तेजी आ गई धर्म प्रचार करने से दोस्तों, युद्ध होने से। यूरोपीय देशों ने अपने अपने उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और आज देखते हैं कि भारत में भी ईसाई का धर्म का मानने वाले लोग हैं ईसाई धर्म को, और चर्च की स्थापना कर दी। चर्च का जमीन खरीद करके फंडिंग किया हुआ ईसाई धर्म के लोगों ने, बड़े बड़े ट्रस्ट ने फंडिंग किया भारत में और ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए स्कूल की व्यवस्था की, ईसाई मिशनरी की व्यवस्था की, चर्च की व्यवस्था की, जहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं गॉड को। और देखिए धीरे धीरे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग बढ़ते चले गए और इस प्रकार से कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर और जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। तो ये सब इसका बैड इफेक्ट हुआ, जो भी हो, लेकिन भौगोलिक खोजों का ये प्रमाण है, प्रभाव है दोस्तों, परिणाम है। अब चलते हैं दास व्यवस्था का जन्म भी दोस्तों इससे हुआ। दास व्यापार का विकास, व्यापार वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार का प्रोत्साहित किया, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए मेन पावर की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है दोस्तों। तो लेबर सोचा कि लेबर को अगर खरीद लिया जाए व्यापार को करने के लिए, तो चलो वो ज़िंदगी भर मेरे यहाँ रहेगा, उसके बाल बच्चे भी रहेंगे और वो ज़िंदगी भर हमारी सेवा करेगी, हमारा बिजनेस में सपोर्टिंग हैंड रहेगा। ठीक है, तो उसने उस समय के युग में उसने क्या किया, गरीब तबके के लोगों को, लेबर मजदूर वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, जिसको खाने के लिए लाले पड़ते थे, जमीन नहीं थे, उन लोगों को
किसानों को खरीद लिया गया। हाँ, उसके परिवार को इतना पैसा दे दिया एक बार, एक मुश्त राशि, और उस आदमी को, उसके किसी फैमिली के मेंबर को, 2-4 मेंबर को, पुरुष को या महिला को खरीद करके उससे लेबर का काम कराया गया और जिंदगी भर आजीवन काम कराते चला गया। यही दास व्यापार है को प्रोत्साहित किया दोस्तों। आरंभ में गुलामी का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप ले लिया, यानी कि दास की खरीद बिक्री होने लगी दोस्तों। अब मार्केट में जैसे हम आलू सब्जी खरीदते हैं, जाकर के चावल खरीदते हैं, उस तरह से दास व्यक्ति की भी खरीद बिक्री होने लगी। लोग बिकने लगा कि ये जितना मोटा तगड़ा दास होगा, वो जितना ज़्यादा अधिक काम करेगा तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, जो दुबला पतला होगा दास उसकी दाम कम होगा। इस तरह से जैसे गाय बैल बिकते हैं उस तरह से इनका भी बिजनेस शुरू हो गया दोस्तों। यही दास व्यापार हो गया और भौगोलिक खोजों का नकारात्मक परिणाम यह सब था। इसके बाद इससे तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों के द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों को शोषण किया गया दोस्तों, और शोषण किया गया। बाद में आपका अब्राहम लिंकन का नाम सुनते होंगे, जो अमेरिका में दास प्रथा के विरोध में लड़ाई किए, और वो भी दास थे। और कहा जाता है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने 11 बार सीनेट में असफल हुए थे। हाँ, चुनाव लड़ने में असफल हो गए और 11वीं बार के बाद वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने। पहला दास था, पहला श्वेत व्यक्ति था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के कुर्सी को सुशोभित किया और दास प्रथा से लड़ने का गौरव प्राप्त किया, दास प्रथा को मुक्त किया दोस्तों। अमेरिका पूरे विश्व से दास जो व्यवस्था थी, दास प्रथा की, दास की जो खरीद बिक्री होती थी, उसको पूरी तरह से मिटा दिया। भ्रांतियों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इस भौगोलिक खोजों का क्या दुष्परिणाम या परिणाम हुआ। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान से जुड़े अवधारणाओं पर उंगली उठाने की वजह दी। कहता है कि भ्रांतियों का अंत होना तो निश्चित था, भौगोलिक ज्ञान भी वृद्धि हुई थी, तो लोग पुरानी अवधारणाओं पर उंगली उठा रहा था। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों का विकास किया, जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली इत्यादियों का विकास हुआ। इस वजह से विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का एक उदय हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द नेसेसरी फॉर आवर नीड, यानी कि जरूरत जो जब आपको हो जाएगा किसी चीज का, तो वो आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम उसको पूर्ति करें, उसकी पूर्ति करने के लिए आप जी भर कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी बच्चे में पढ़ने के प्रति लगन पैदा हो जाए, उसको लगे कि नहीं मैं क्लास का टॉपर बनना चाहता हूँ, तो वो दिन रात पढ़ता है। वो अपनी माताओं से भी कम बात करेगा। माताओं कहने का मतलब है दादी माँ, चाची, उस कम बात करेगा। वो किताबों के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा और किताब से ज़्यादा संपर्क बनाकर रखेगा, जिससे उसका जानकारी बढ़ेगा। अपने जानकारी को वो बच्चा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएगा, तभी वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। बच्चों, यह भी जरूरी है। अन्य परिणाम आपका भी है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की नवीन फसलों का आदान प्रदान शुरू हुआ। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब बिजनेस हुआ तो अमेरिका के लोग अगर भारत आए, यूरोपीय कंट्री के लोग, तो भारत में जो फसल था, मसाला था, ये यहाँ का अच्छा लगा, वो लोग खाना खाए, यहाँ का लजीज भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तो यहाँ से मसाला को लेकर के गया सस्ते दामों पर। और अमेरिका में मसाला नहीं था, यूरोपीय कंट्री में मसाला नहीं था, तो वहाँ पर जा करके यहाँ का 10 रुपये का सामान होगा, 1 रुपये का सामान होगा, वहाँ पर 100 रुपये में बेचा, वहाँ पर 500 रुपये में बेचा होगा। इस तरह से वहाँ में कई डॉलरों में बेचा होगा। इस तरह से वो एक ही साल में करोड़पति हो गया होगा, उस समय के भाई उसे अरबपति हो गया होगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। तो इस तरह से आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान, फसलों का आदान प्रदान हुआ। हाँ, इस प्रकार भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विचारों में परिवर्तन भी आया। वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, अंधविश्वास दूर हुआ, तर्क विद्या का विकास हुआ। लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों के ब्रेन में, मस्तिष्क में नई विचारधारा उत्पन्न हुई, जिससे आपको नए अन्वेषण हुआ,
नए मार्गों की खोज से आपको पूंजीवाद का, वाणिज्य का और साम्राज्यवाद का फिर विकास हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इस सारी चीज़ों को देखा और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।